नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो क्राइम एपिसोड में। क्राइम एपिसोड की सीरीज जो कि कानून की बात में आज हम जो मुद्दा लेने जा रहे हैं वो है चार्जशीट का। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एफआईआर क्या होती है और आज हम बात करेंगे कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट शब्द आपने पहले भी सुना होगा कि चार्जशीट जब किसी के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तफ्तीश करती है, जांच करती है और कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल करती है। उसका टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। इसी मसले को पूरा ब्रीफ तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चार्जशीट क्या होती है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि चार्जशीट होती क्या है? दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है जो कोर्ट में दाखिल होती है वो क्या होती है? देखिए, चार्जशीट दिल्ली पुलिस की भी हो सकती है, हरियाणा पुलिस की भी, किसी पुलिस की चार्जशीट हो सकती है। चार्जशीट एक सामान्य भाषा है। अगर कानून की भाषा में बात करते हैं तो जैसे इंग्लिश में बात करते हैं तो जो पहले जो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद जितनी जांच होती है, जांच होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट होती है, उसको फाइनल रिपोर्ट को ही जनरल भाषा में चार्जशीट कहा जाता है या बहुत सारे क्षेत्रों में एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं चार्जशीट की, चार्जशीट का शब्द को ही अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, वो उसकी जो एक पूरी डॉक्यूमेंट है, उसकी जो पूरी तफ्तीश है कई पेजों के अंदर, वो पूरी तफ्तीश जो है चार्जशीट कहलाती है। उस चार्जशीट के साथ जो पुलिस अधिकारी होता है वो सारे सबूत भी देता है उस केस के अंदर कि जो भी अपराधी के खिलाफ जितने सबूत होते हैं उन सारे सबूतों की कॉपी भी उसके अंदर लगी होती है और उस चार्जशीट की कॉपी अपराधी को भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब अपराधी कस्टडी में होता है तो जब वो अपराध जिसके अंदर वो कस्टडी में है, वो अगर अपराध 7 साल तक की सज़ा वाला है तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट देनी होती है। अगर वो उससे ज़्यादा सज़ा वाला है, जैसे लाइफ है और उसके आजीवन कारावास और वो पूरी लाइफ की सज़ा है, तो उस स्थिति में 90 दिन तक जो पुलिस अधिकारी को अपनी चार्जशीट देनी होती है। दोनों स्थिति में अगर 60 दिन टल जाते हैं या 90 दिन टल जाते हैं तो उसके अगले दिन अपराधी के पास डिफ़ॉल्ट बेल जो होती है उसका प्रोविज़न होता है और डिफ़ॉल्ट बेल लेके वो अपराधी बाहर आ सकता है। ये चार्जशीट की एक छोटी सी आपकी बहुत बेसिक बात है। कई बार लोग, जैसा आपने कहा कि 60 दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं, अगर वो 60 दिन में चार्जशीट जो पुलिस वाला जो केस का जो आईओ है वो अगर 60 दिन में अगर वहाँ चार्जशीट दाखिल नहीं करता है कोर्ट में या 90 दिन वाले टाइम में भी 90 दिन में भी दाखिल नहीं करता, तो उस स्थिति में क्या होता है? देखिए, अगर कि जो प्रिस्क्राइब टाइम है, जो एक निश्चित समय है, अगर उस निश्चित समय के अंदर चार्जशीट नहीं दिखी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जिसमें सज़ा जो है 7 साल तक की है उसके अंदर 60 दिन, जिसमें सज़ा ज़्यादा की है उसमें 90 दिन और एनडीपीएस केस के अंदर 180 दिन जो होती है। अगर इस बीच अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी चार्जशीट जमा नहीं कर पाता तो उस समय सीमा के ख़त्म होते अगले दिन उस व्यक्ति को अधिकार है कि अपने डिफ़ॉल्ट बेल के लिए वो कंसर्न जो कोर्ट होता है उसमें एप्लीकेशन लगा सकता है और ऐसी स्थिति में बेल उसका अधिकार हो जाता है और बेल उसको मिलती है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे 60 दिन टाइम है चार्जशीट दाखिल करने का आईओ का कोर्ट में और वो 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करता जी, तो उसका मतलब 61वें दिन उसका अधिकार बन जाएगा बेल लेने का। जी, डिफ़ॉल्ट बेल एक राइट होता है। वो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उस एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकता है। वो डिफ़ॉल्ट बेल है और डिफ़ॉल्ट बेल में उसको कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है या सेशन जज है उसको बेल देनी पड़ेगी। अच्छा जी, मैंने देखा कई बार चार्जशीट भाई 7,000 20,000 पन्नों की चार्जशीट दर्ज हो रही है, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ये संख्या चार्जशीट, मतलब ये क्या है? मतलब इतने पेजों की मैं देखता हूँ कई बार अखबारों पे पढ़ते हैं हम लोग कि इतने पेजों की जो चार्जशीट है उसमें दर्ज की गई है, कोर्ट में दर्ज की गई है, ये क्या चीज़ है? देखिए, जैसे कई बार क्या है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं, जो आर्थिक अपराध जो होते हैं, वो बहुत सारी जो उसके अंदर जो सबूत होते हैं वो कागजी सबूत होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। मान लीजिए कोई बैंक फ्रॉड है तो नेचुरली जो बैंक के जो खाते होंगे और उनके बही खाते होंगे, उनके रिकॉर्ड्स होंगे, तो बल्कि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे 2G स्कैम था तो बहुत सारे उसके अंदर टेंडर किए गए थे, तो उन सब के चलते
क्योंकि वो कागजी सबूत ज़्यादा होते हैं, तो उसके चलते वो जो चार्जशीट है वो बल्कि हो जाती है। मतलब उसमें एविडेंस जो होते हैं, जो उसमें सबूत होते हैं, सबूतों के पेजों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जो चार्जशीट होती है वो 20, 30, 40 पेज जो पुलिस ने चार्जशीट की है, जो पुलिस ने तफ्तीश की है, उन तफ्तीश में मान लीजिए पुलिस अधिकारी ये कहता है कि मैंने बैंक गया, मैंने बैंक के जाकर जो फोर्ज जो इनका जो अपराधी का जो खाता था और जो रियल जो सही में खाता था उसको मैंने बैंक से लिया, तभी तो साबित कर पाएगा कि जो अपराधी ने खाता पेश किया वो झूठा था। तो बैंक का पूरा खाता अगर मान लीजिए वो अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाता हो, उस खाते की पेज मान लो 300 पेज हैं, तो इस स्थिति में क्या होती है, चार्जशीट के अंदर जो संख्या होती है, जो सबूत हैं, उन सबूतों के पेजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए एक अपराधी है, वो कोर्ट में जी जेल में चला गया है और जेल में जाने के बाद उसकी चार्जशीट 60 दिन बाद दाखिल होती है और उसको ये लगता है कि ये चार्जशीट जो है गलत है। ये पुलिस जो केस का जो आईओ है, इसने जो चार्जशीट जो पेश करी है जज के सामने, वो गलत पेश करी है, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा? नहीं, देखिए दो बातें, दो इसमें आप दो सवाल हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि अपराधी इस बात के ऐतराज़ करे कि चार्जशीट गलत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता भी ये कहे कि जो चार्जशीट पेश की गई है वो चार्जशीट के अंदर जिस तरीके से तफ्तीश हो सकती थी वो तफ्तीश पूरी नहीं हुई, या जो सबूत होने चाहिए थे वो नहीं हुए। दोनों स्थिति में अगर मान लीजिए अपराधी को लगता है कि चार्जशीट गलत है, तो जब भी वो उस समय उस सवाल को ये नहीं उठा सकता कि चार्जशीट की जो तफ्तीश हुई है कम से कम मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं उठा सकता। अगर वो उसको उठाना भी चाहता है तो सीधे हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन में जा सकता है 482 482 CRPC में। तब हाई कोर्ट को पावर है कि उस तफ्तीश के ऊपर वो रोशनी डाल सकता है, या उसमें कुछ कमेंट कर सकता है, या उसमें कोई आदेश दे सकता है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जो कोई चार्जशीट आती है वो सही है या गलत है, या तो मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट को अलाउ करेंगे यानी अपने पास लेंगे, उसके अलावा कुछ रह गया है, उनको लगता है कि अभी कुछ पहलू और रह गए हैं जिनके ऊपर तफ्तीश होनी बाकी है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम बोलते हैं फर्दर सप्लीमेंट्री चार्जशीट। वो मजिस्ट्रेट और ऑर्डर कर सकता है कि आप इस पॉइंट के ऊपर अभी और तफ्तीश लेके आइए, और वो फिर उस मेन चार्जशीट के बाद फर्दर चार्जशीट यानी फर्दर सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर बाद में आती है और फिर जुड़ती चली जाती है उसके अंदर। मतलब इसके बाद कहने का मतलब ये है कि टाइम और बढ़ता चला जाता है। वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, लेकिन मेन चार्जशीट अगर मान लीजिए अपराधी के खिलाफ मेन चार्जशीट कोर्ट में आ गई है तो लिमिटेशन उस दिन बंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी चार्जशीट जो है पूरे ट्रायल तक भी, अगर जो ट्रायल इवन ट्रायल का लास्ट होने तक भी चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो आ सकती है और कोर्ट के अंदर पेश हो सकती है। क्या इसमें जांच अधिकारी भी आईओ चेंज हो जाते हैं क्या? मतलब जैसे कि चार्जशीट एक जो अधिकारी है उस समय पर उनके सामने वारदात हुई, वो केस के आईओ बनने के बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है कितने सालों तक चल रही है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल लग जाता है। तो मान लीजिए उसका ट्रांसफ़र आ गया, वो दूसरे थाने में चला गया, तो क्या वो तफ्तीश कौन करेगा? देखिए, जो पुलिस की जो तफ्तीश होती है, जब भी आपने पुलिस की तफ्तीश देखी होगी तो उनकी पुलिस की डेली डायरी होती है कि कोई भी अधिकारी अब तक जब भी वो अपनी तफ्तीश चालू करता है तो एक डेली डायरी एंट्री करता है कि आज मैंने डेली डायरी स्टार्ट की है और 1 दिन तक 2 दिन तक मैंने अब तक ये तफ्तीश की है। सपोज़ कीजिए वो अधिकारी ट्रांसफ़र हो जाता है, या मान लीजिए उसका अपना रिटायरमेंट आ जाता है, या कोई और वजह हो जाती है, या कई बार बीमार पड़ जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक जाँच हो गई होती है वो सारी कागजी तौर पर रिकॉर्डेड होती है। उसके बाद नए जाँच अधिकारी को उसके बाद की तफ्तीश दे दी जाती है। वो पुरानी जो तफ्तीश हुई है उन पर भी पहलू पर दोबारा तफ्तीश कर सकता है, और जो बाकी बचा हुआ पहलू है उसके ऊपर तफ्तीश लेके तफ्तीश कंप्लीट करके फिर कोर्ट में दाखिल करता है। शुक्रिया ऋषिपाल जी, आपने चार्जशीट को पूरे ब्रीफ तरीके से बताने की कोशिश करी और हमें भी काफ़ी सारे चार्जशीट को लेकर के जो हमारे जो सवाल थे वो भी क्लियर हुए, और मैं उम्मीद है मुझे कि मेरे जो दर्शक इस समय जो इस वीडियो को देख रहे हैं चार्जशीट को लेकर के उनके मन में भी जो सवाल होंगे कहीं ना कहीं वो दूर हुए होंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर अब भी आपके दिमाग में मन में कोई सवाल चल रहा है चार्जशीट को लेकर के, कानूनी पचड़े में अगर आप फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि चार्जशीट को लेकर के कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई अभी तक, ना तो मुझे पुलिस ने समझाई या किसी एडवोकेट ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं करी, या ये चीज़ मुझे पता नहीं लगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा के उस सवाल को लिख सकते हैं और इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और इसके साथ ही अगर वो सवाल इतना ही गंभीर होगा तो कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर पूरा एक शो तैयार करें और उस शो में हम आपको भी लें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने संबंधित लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और
अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।